अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज तक हमने एक्शन मूवीज में ये चीज देखी थी कि मोबाइल डिवाइसेस और दूसरी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस को हैक करके उन्हें ब्लास्ट कर दिया जाता था, लेकिन अब ये चीज हकीकत की शक्ल ले चुकी है। होता यूं है कि 17 सितंबर 2024 को लुबनान के मुख्तलिफ शहरों में मुकामी टाइम 3:30 पर लोगों के पेजर्स पर एक मैसेज रिसीव होता है और उसके बाद वो डिवाइसेस ब्लास्ट से फट जाती हैं और इसके नतीजे में 12 लोग शहीद हो जाते हैं और इसी के साथ 3000 से ज्यादा लोग जख्मी हो जाते हैं। और इसके बाद 18 सितंबर 2024 को यानी कि अगले ही दिन लोगों के वॉकी टॉकीज, सोलर पैनल्स और रेडियोस ब्लास्ट कर जाते हैं और इसके नतीजे में 20 लोग शहीद हो जाते हैं और 500 से ज्यादा लोग जख्मी हो जाते हैं। सवाल यहाँ पर यह पैदा होता है कि क्या वाकई इन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस को हैक करके ब्लास्ट किया जा सकता है। और इसी के साथ एक और परेशान कुन चीज ये है कि क्या मोबाइल फोन्स जो हम अपने साथ लेकर फिर रहे हैं, क्या ये भी ब्लास्ट हो सकते हैं। मैं हूं आपका होस्ट मुजम्मिल रजा और आप देख रहे हैं हमारा चैनल MR रिएक्शंस। जिन लोगों ने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमें फेसबुक पर फॉलो करें। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि पेजर्स क्या होते हैं और इन ब्लास्ट के पीछे की वजूहात क्या हैं और क्या वाकई ही इन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस को हैक करके ब्लास्ट करना मुमकिन है। चलिए स्टार्ट करते हैं पेजर्स से। पेजर्स बेसिकली मोबाइल फोन से पहले कम्युनिकेशन डिवाइस थी जो 90s में यूज की जाती थी। पेजर्स के थ्रू आप कॉल्स नहीं करते, इनसे जस्ट मैसेजेस सेंड और रिसीव किए जा सकते हैं। और इसके अलावा ये पेजर्स ना ही सिम कार्ड यूज करते हैं और ना ही इंटरनेट इस्तेमाल करते हैं, बल्कि ये रेडियो वेव्स के जरिए ऑपरेट करते हैं। सोचने की बात यह है कि इस डिजिटल दौर में लोग पेजर्स इस्तेमाल क्यों कर रहे हैं। जैसे कि आपको पता है कि इस वक्त फलस्तीन और इसराइल के दरमियान जंग चल रही है और फलस्तीन का जो हामी हिजबुल्लाह है वो लोग अपने कम्युनिकेशंस को सिक्योर रखने के लिए पेजर्स को इस्तेमाल कर रहे थे। वो चाहते थे कि हमारे जो मैसेजेस हैं और जो हमारा डाटा है वो इसराइल हैक ना कर ले, क्योंकि ये पेजर्स रेडियो वेव्स के थ्रू काम करते हैं। लेकिन उनके ख्वाबो ख्याल में भी ये चीज़ नहीं थी कि इसराइल इनको हैक करके ब्लास्ट कर देगा। हिजबुल्लाह के ऑफिशियल्स का कहना है कि ब्लास्ट से पहले उन्होंने इन पेजर्स को हीट अप महसूस किया था और कुछ एक्सपर्ट्स का ये कहना है कि इन पेजर्स को ऐसे मैसेजेस सेंड किए गए कि इनकी बैटरीज हीट अप हो गई और उसके बाद वो ब्लास्ट होगी। लेकिन कुछ माहिरीन का ये कहना है कि पेजर्स को हीट अप करके कभी भी ब्लास्ट नहीं किया जा सकता, क्योंकि इनके अंदर जो लिथियम आयन बैटरी इस्तेमाल की जाती है वो हीट अप होने पर आग पकड़ सकती है, ब्लास्ट नहीं हो सकती। इन दोनों माहिरीन की ये राय सुनने के बाद ये कन्फ्यूजन है कि आखिर ये ब्लास्ट कैसे हुए। इस कन्फ्यूजन से बरतानिया के एक्स मिलिट्री ऑफिसर ने पर्दा उठाया। उन्होंने अपने बयान में बताया कि इन पेजर्स के अंदर 10 से 20 ग्राम मिलिट्री ग्रेड का जो एक्सप्लोसिव मटेरियल था वो यूज़ किया गया। और वो मजीद ये बताते हैं कि उन लोगों ने इन पेजर्स के अंदर फेक इलेक्ट्रॉनिक पार्ट्स बनाकर फिट किए हों और उन इलेक्ट्रॉनिक पार्ट्स के अंदर ये मटेरियल मौजूद था। उनके इस बयान में काफ़ी हद तक सच्चाई भी साबित होती है। होता कुछ यूँ है कि जब उन पेजर्स को देखा गया तो उन पेजर्स के ऊपर गोल्ड अपोलो का टैग था। जब तहकीकात की गई तो पता चला कि ये एक ताइवान की कंपनी है। जब ताइवान की कंपनी गोल्डन अपोलो से इन पेजर्स के बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा कि हमने इन पेजर्स को नहीं बनाया। और उसी के साथ ताइवान की गवर्नमेंट ने भी ये क्लेम किया कि हमारे यहाँ इन पेजर्स के काफ़ी पार्ट्स मैन्युफैक्चर नहीं किए जाते। गोल्ड अपोलो के CEO ने यह बताया कि हमने हंगरी की एक कंपनी बैग के साथ एक मुआहिदा किया है जिसके तहत वो अपनी मैन्युफैक्चर शुदा प्रोडक्ट्स के ऊपर हमारा लेबल यूज़ कर सकते हैं। जब हंगरी की इस कंपनी के बारे में तहकीकात की गई तो मालूम ये पड़ता है कि हंगरी के अंदर इन लोगों के ना ही कोई मैन्युफैक्चर प्लांट था और ना ही कोई ऑपरेशनल साइट थी। जब बैग कंपनी के CEO से बात की गई तो उन्होंने भी यही क्लेम किया कि हमने इसको मैन्युफैक्चर नहीं किया और उसके साथ वो ये कहती हैं कि मैं तो एक इंटरमीडिएटर हूँ, हम कोई भी चीज़ मैन्युफैक्चर नहीं करते। और जब इस कंपनी के बारे में तहकीकात की गई तो पता चलता है कि 2022 में इसने अपने ऑपरेशंस को स्टार्ट किया। और इसी के साथ इस चीज़ से भी पर्दा उठा कि इनके यहाँ तो कोई भी ट्रेड्स अभी तक हुई नहीं और ना ही इनके यहाँ कोई भी ऐसे रिकॉर्ड्स पाए जाते हैं जिनमें इनके ट्रेड के और दूसरे बिजनेसेस का डाटा पाया जाए, जिससे साबित होता है कि ये मुकम्मल तौर पर एक फेक कंपनी है। और इसी के साथ ये इंकशाफ हुआ कि इस कंपनी के पीछे इसराइल का हाथ है। हिजबुल्लाह के ऑफिशियल्स का ये कहना है कि इन तमाम चीज़ों के पीछे इसराइल का हाथ है, लेकिन इसराइल ने अभी तक इस चीज़ को एडमिट नहीं किया कि इन साइबर अटैक्स के पीछे उसका हाथ है। अब आप ये देखें कि 5 माह कबल ही ये पेजर्स लेबनान के अंदर आते हैं। होता कुछ यूँ है कि एक कंपनी को लेबनान 5 माह कबल पेजर्स का ऑर्डर देता है और ये जितने भी पेजर्स इस वक्त फटे हैं ये 5 महीने के बाद ही लेबनान के अंदर आए थे। अब यहाँ पर गौर करने की ये चीज़ है कि लेबनान ने जब इन पेजर्स का ऑर्डर दिया तो वो ऑर्डर बैग के पास गया, बैग जो कि इसराइल ने एक कंपनी बना रखी है हंगरी के अंदर। अब बैग कंपनी क्या करती है कि उन पेजर्स के अंदर तब्दीलियां करती है, जिसकी वजह से बाद में इन पेजर्स को डेटोनेट करके ब्लास्ट कर दिया जाता है। अब एक अहम बात जो हमारे जहनों में घूम रही है कि क्या ये मोबाइल डिवाइसेस जो हर वक्त हम अपने साथ रखते हैं क्या ये भी ब्लास्ट हो सकते हैं। तो मेरे ख्याल से ये ब्लास्ट नहीं हो सकते। उसकी वजह यह है कि जितनी भी डिवाइसेस ब्लास्ट हुई हैं
وہ لبنان نے کچھ عرصہ پہلے ہی امپورٹ کی تھی، اور ان ڈیوائسز کو باقاعدہ طور پر ان کے اندر موڈیفیکیشنز کی گئی، ان کے اندر چینجنگز کی گئی، اور ان کے اندر ایسے پارٹس ڈالے گئے جو بلاسٹ ہو سکتے تھے۔ ہو سکتا ہے کہ ہمارے موبائلز کو ہیک کر کے انہیں ہیٹ اپ کر کے ہماری بیٹریز میں آگ لگائی جا سکتی ہے، ہمارے موبائل میں آگ لگائی جا سکتی ہے، لیکن ایسا کبھی بھی پاسبل نہیں ہو سکتا کہ ان کے اندر دھماکے ہو سکیں، کیونکہ عینی شاہدین کا یہی کہنا تھا کہ انہوں نے ایسے دھماکے سنے ہیں جو کسی ایکسپلوزیو مٹیریل کے ہوں۔ یہ کوئی سمپل کوئی بیٹری پھٹنے کا دھماکہ نہیں تھا، یہ ایسا ہی دھماکہ تھا جیسے کوئی ایک بم بلاسٹ ہوتا ہے۔ اب آپ یہ دیکھیں کہ اسرائیل کس حد تک پہنچ چکا ہے کہ اس نے اب سائبر اٹیک سٹارٹ کر دیے ہیں۔ اب یہ دیکھیں اس سائبر اٹیک کے اندر صرف بڑے اس چیز کا شکار نہیں ہوئے بلکہ بچے بھی اس چیز کا شکار ہوئے ہیں۔ اب اس حملے کے اندر 8 سالہ ایک بچی شہید ہو جاتی ہے، اور اس کے علاوہ حزب اللہ MPs کے 2 بیٹے بھی شہید ہو جاتے ہیں، اور جو زخمی ہیں ان کے اندر خواتین بھی کافی شامل ہیں، چھوٹے بچے بھی کافی شامل ہیں۔ اب یہاں پر سب سے گہری بات یہ ہے کہ ہم پاکستانی جو فلسطین کے ساتھ کھڑا تو ہونا چاہتے ہیں، لیکن کیا ہم نے اپنی ٹیکنالوجی میں اتنی جدت لے کے آئے ہیں؟ ہمیں یہ کرنا ضروری نہیں کہ ہم ٹیکنالوجی میں آگے بڑھیں کہ ہم اپنے مسلمان بھائیوں کو ڈیفینڈ کر سکیں۔ خالی یہ چیزوں کا بائیکاٹ کرنے سے کچھ نہیں ہوگا، ہمیں ٹیکنالوجی میں آگے بڑھنا ہوگا۔ اور ہمارے ہاں تو اب یہ المیہ پیدا ہو گیا کہ کوئی سیاستدان، کوئی ایسی آفیشل، کوئی سیلیبریٹی فلسطین کے حق میں بول ہی نہیں رہی، ہر طرف ایک خاموشی۔ کیا ہمارے ایمان اتنے کمزور ہو چکے ہیں؟ میں نے ابھی تک کسی ایک شخص کو بھی اس کے بارے میں بیان جاری کرتے ہوئے نہیں دیکھا کہ اس نے اسرائیل کے اس سائبر اٹیک کے خلاف کوئی بات کی ہو۔ میری اس نوجوان نسل سے یہی درخواست ہے کہ ہم یہ اپنے جو سوشل میڈیا کے اوپر سیاستدانوں کے پیچھے لڑ رہے ہوتے ہیں، کھیل کود میں ہم گھسے ہوئے ہیں، ہمیں چاہیے کہ ہم ان چیزوں کو چھوڑ کر ٹیکنالوجی میں آگے بڑھیں تاکہ ہم دشمن کو اس کو ٹیکنالوجی کے ساتھ ہی جواب دے سکیں۔ بہت شکریہ۔